हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्सविल एंड दिस इज सुरभि। सो लास्ट की 2 क्लासेस में हमने बात शुरू की थी करिकुलम के बारे में। किस बारे में बात शुरू की थी? करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में। 2 क्लासेस इस पे हमने कर ली थी, जिसमें पहली क्लास में हमने बात की थी इसके अर्थ के बारे में, मीनिंग के बारे में। फिर हमने जाना था इसका महत्व, इंपॉर्टेंस, क्यों इंपॉर्टेंट है करिकुलम। फिर हमने जाने थे इसमें थॉट्स यानी कि विद्वानों के सुविचार। ये हमारी पहली क्लास थी इसके ऊपर, जो कि ट्यूसडे को हुई थी। फिर उसके बाद हमने वेडनेसडे को किस बारे में बात की थी? गाइडलाइंस के बारे में। एनसीएफ 2005 ने जो गाइडलाइंस जारी की थी कि हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए विद्यालय स्तर पर, उस बारे में बात की थी हमने। निर्देश जो जारी किए थे। उसके बाद हमने बात की थी स्टेजेस यानी कि निर्माण के चरण। इस बारे में बात की थी हमने कल की क्लास में। और आज, जैसा कि मैंने आपसे कल ही कहा था कि आज हम बात करेंगे करिकुलम पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम यानी कि प्राइमरी लेवल। अब ये प्राइमरी लेवल कौन सा होता है? ये प्राइमरी लेवल कौन सा होता है? ये प्राइमरी लेवल होता है पहली से 5वीं कक्षा, है ना। पहली से 5वीं कक्षा होता है। तो पहली से 5वीं कक्षा कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है? पेपर 1। पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है हमारी पहली से 5वीं कक्षा। तो पेपर 1 जिन्होंने भी भरा है वो इसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आज की क्लास बहुत लंबी नहीं रहेगी, लेकिन फैक्चुअल बेस्ड रहेगी। आज की क्लास में हम सारी जो भी जानकारी हासिल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड होगी, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात शुरू करते हैं कि करिकुलम प्राइमरी लेवल पर कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। मतलब 2005, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग करिकुलम एट प्राइमरी लेवल यानी कि प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम। जो एनसीएफ 2005 है वो सबसे पहले तो यही बात कह देता है कि बच्चों के एक तो दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए हमारा पाठ्यक्रम, ठीक है, और दूसरा कि बच्चे इसमें बोर ना हो, एंजॉय करके अपने चीजों को सीखे समझे, ठीक है। और उसके बाद उसने कुछ टॉपिक्स दिए हैं, जो टॉपिक्स आपको 1st to 5th में कवर करवाने हैं। वो टॉपिक्स कौन से हैं? पहला है नंबर्स का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं के बारे में बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। फिर दूसरा आता है साधारण जोड़, घटा, गुणा और भाग। साधारण जोड़, घटा, गुणा और भाग यानी कि नॉर्मल जो आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है। उसके बाद बात करता है ये लघुत्तम और महत्तम यानी कि एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ की। इस बारे में बच्चों को ज्ञान देना है हमें। फिर इसने जो कहा है वो है भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस। ये सब लोग लिखते जाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जब आप नोटबुक खोले तो एक पन्ने की पहली लाइन पढ़ते ही आपको टॉपिक याद आ जाए, ठीक है। भिन्न, उसके बाद आपके बाद आते हैं दशमलव यानी कि डेसिमल्स।
ठीक है, इसके बाद आगे है ये एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग है। उसके बाद आपका आएगा एरिया यानी कि क्षेत्रफल। 7 आपका आएगा टाइम एंड वर्क यानी कि समय और काम। उसके बाद आपका क्या आएगा साधारण ब्याज और प्रॉफिट लॉस यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि। ये तो थे डायरेक्ट टॉपिक्स और इसमें लाभ हानि भी कोई बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। लाभ हानि मतलब सिंपल जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि हम आपसे कह देते हैं कि बच्चे से ये पूछिए या इसको ये समझाइए कि अगर एक दुकानदार ने 100 का सामान खरीदकर उसे 110 में बेच दिया तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लाभ हुआ, 10 रुपए का। बस इतना ही समझ में आना चाहिए उसको। कोई परसेंटेज निकालना, डिस्काउंट निकालना, ये सब अभी उसके लिए नहीं है। तो सिर्फ नॉर्मल लाभ हानि का उसको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब हम ज्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है, और जब हम कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। ठीक है, बस इतना ही होता है इसमें। इसके बाद आते हैं ज्योमेट्री के कौन से टॉपिक्स है और उसको किस तरीके से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। ज्यामिति के टॉपिक्स, यार इसमें ना सिर्फ इनको अभी जो 5th क्लास तक होते हैं इन्हें सिर्फ ना शेप्स की सिर्फ नॉलेज दो। मतलब इन्हें बच्चों को सिर्फ ये पता होना चाहिए बेसिक शेप्स पता होनी चाहिए। बेसिक शेप्स कौन सी होंगी आपकी? सिंपल ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल एटसेट्रा। इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत पता होगा तो बच्चे इसका एरिया भी फाइंड आउट करना जान जाएंगे। एरिया है ना यहाँ पे, तो एरिया भी फाइंड आउट करना जान जाएंगे। और इन सब के बारे में धीरे धीरे अगर जैसे आप नॉलेज दोगे तो इसको इस तरीके से रखना है कि बच्चे अब्स्ट्रैक्टनेस, ये कोई टॉपिक नहीं है तो इसको टॉपिक ना ही रखे, अब्स्ट्रैक्टनेस की ओर जाए, अमूर्तता की ओर जाए। आप ये टॉपिक्स नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं आज। ये तो टॉपिक्स थे जो डायरेक्ट एनसीएफ ने आपको दिए हैं कि आपको ये सब पढ़ाना है। ठीक है, इन सब के बारे में, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको बच्चों को एक नॉलेज प्रोवाइड करनी है, उसके बारे में उन्हें ज्ञान देना है। और उसके बाद किस तरीके से ज्ञान देना है, क्या आपका प्रोसीजर होना चाहिए, वो भी इस बार यहीं पे डिस्कस हुआ है। एनसीएफ क्या कहता है कि जब आप शेप्स बच्चों को सिखाते हैं, जब आप नॉर्मल आपके जो इमेजेस हैं उन हिसाब से बच्चों को अगर शेप्स के बारे में जानकारी देते हैं तो आपको इस तरीके से देना है कि वो बच्चे अपने दैनिक जीवन में उन शेप्स को जोड़ सके। जैसे कि अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं सर्कल, तो सर्कल से बच्चों को अपनी जिंदगी में चीजों को दिखाइए। उसकी जैसे रोटी के बारे में उसको अगर आप अवगत कराएंगे कि उसे पूछिए रोटी कौन से शेप की होती है, सर्कल, तो बच्चा बोलेगा सर्कल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आप उसके दैनिक जीवन रिलेटेड टू रियलिटी, वास्तविकता से जोड़ रहे हैं आप उसके इन सारे कंसेप्ट्स को। साथ में क्या कह रहा है आपका, जो अमूर्तता की ओर लेके जाइए। एनसीएफ कह रहा है कि मूर्तता से अमूर्तता की ओर लेके जाइए, यानी कि अब्स्ट्रैक्टनेस की ओर। अब्स्ट्रैक्टनेस क्या होता है? अब्स्ट्रैक्टनेस है कि जो चीज आपके सामने ना हो और आप अपने दिमाग में विजुअलाइज करें, कल्पना करें, या किसी तरीके का कंसेप्ट है जो आप दिमाग में ही उसको आगे गणनाएं कर रहे हैं। देखो कैसे,
जब आपको याद हो, आप जब बहुत छोटे थे, फर्स्ट सेकंड क्लास में थे, और आप लोगों को जब एडिशन सिखाया गया था तो कैसे सिखाते थे कि अगर आपसे बोला है 4+3 करना है तो कैसे करते थे आप? 1 2 3 4, 1 2 3। अब इनको इकट्ठा काउंट कर लिया तो आ गया 7, तो यहां पे लिखते थे 7। तो ये क्या था? ये प्रत्यक्ष तरीका था, ये विजुअलाइजेशन नहीं थी, ये आपके सामने होती थी चीजें और आप उसको देखते थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आपको समझ में आया 4+3 करना है 7 होगा। कैसे हुआ? ये आपके दिमाग में हुआ, इसमें आपने सिर्फ विजुअलाइज किया चीजों को, ये सब आपके सामने नहीं था, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये होती है एब्स्ट्रैक्टनेस। ऐसे शेप्स के बारे में जब हम बात करते हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 5 मीटर है, एक साइड 6 मीटर है और एक साइड 7 मीटर है, तो ये मीटर तो बहुत बड़ा होता है ना। लेकिन इसी को विजुअलाइज करते हैं बच्चे कि अगर कुछ मीटर में इतना बड़ा आ रहा है तो उसका एरिया किसके आसपास होना चाहिए। ये सब धीरे धीरे आता है, लेकिन धीरे धीरे वो आएगा कैसे? जब आप यहां से उसको यहां लेके जाएंगे तो जो आपके कंसेप्ट्स हैं उन्हें आप रियल लाइफ से जोड़ते चलिए, फिर बच्चों को समझ में आएगा। ठीक है, तो यही कह रहे हैं। साथ में एनसीएफ क्या कह रहा है? साथ में एनसीएफ क्या कह रहा है कि इस उम्र के बच्चों को खेल खेल में सिखाइए, मतलब खेल, पहेलियां, कहानियां, खेल, पहेलियां, रिडल्स या कहानियां, इनसे सिखाइए बच्चों को। गणितीय खेल कितने तरीके के होते हैं ना, स्कूल में टीचर्स कितने एक्टिविटीज करवाते हैं मैथ्स में। याद करो आप लोगों के, अगर एक करिकुलम में कभी कभी एक्टिविटीज इस तरीके की होती है, कभी मॉडल्स बना के दिखाते थे टीचर्स, कभी किसी तरह की कोई पीपीटी बना के आपको व्हाइट बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे दिखाई जाती थी, या और कुछ नहीं तो सिंपल शेप्स को ही आपको दिखा दिया जाता था कि देखो वो टेंट है तो वो कॉनिकल शेप है, या हमारा प्ले ग्राउंड है तो वो रेक्टेंगुलर शेप में है। इस तरीके से सिखाते थे ना। तो ये क्या है? ये सब खेल है, एक्टिविटीज है। पहेलियां यानी कि रिडल्स होनी चाहिए, कहानियां होनी चाहिए। कहानियों में भी ऐसी बात करते थे कि एक बच्चा है उसके पास 4 सेब है, दूसरा बच्चा है उसके पास 8 सेब है, दोनों ने एक एक खा लिया, फिर दोनों के पास इतने बच गए, फिर उन्होंने उसको दे दिया। इस तरीके की बातें होती थी। तो ये कहानियां हो जाती थी, आपकी स्टोरीज हो जाती थी। लेकिन एनसीएफ 2005 ये भी कहता है कि ये जो खेल है और ये जो कहानियां वगैरह है, ये सब इस तरीके की हो जिसमें आपके पाठ्यक्रम का, जिसमें आपके जो कंसेप्ट्स है उनका कम से कम हस्तक्षेप हो। ठीक है, यानी कि आपके जो नॉर्मल जो आपके कंसेप्ट्स है, कंसेप्ट्स कहेंगे संप्रत्यय, आपके संप्रत्ययों का, नए संप्रत्ययों का कम से कम हस्तक्षेप हो। ऐसा क्यों कहता है? ऐसा एनसीएफ क्यों कहता है? ताकि इन खेलों के दौरान बच्चों को जो ऑलरेडी पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज जो है, बच्चे उसका यूज कर सके। आप लोगों को याद है, अब अगर आप लोगों को भी बचपन में याद हो, आप लोग एक गेम खेलते थे जिसमें क्या होता था, 2 बच्चे या 3 बच्चे गेम खेल रहे हैं। वो किस तरीके से खेलते थे? 1, सामने वाले बोलेगा 2, फिर 3, फिर 4, और जैसे 5 की बारी आती थी तब बच्चे टॉफी, चॉकलेट, लड्डू, कुछ ना कुछ ऐसा बोलना होता था। ऐसा होता था, हमने तो बहुत खेला है। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये कुछ भी नहीं है, बच्चे अपना टाइम पास कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है, लेकिन उन्हें गुणज, मल्टीपल्स की अकल आ गई। उन्हें मल्टीपल्स की अकल आ गई। इस गेम को खेलने से बच्चे को पता भी नहीं है मल्टीपल होता क्या है, लेकिन फिर भी उसे पता चल गया 5, 10, 15, 20, 25, ये सब जो है, ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं। गुणजों की अकल आ गई उसे। और लेकिन अगर आप किसी बच्चे को कह दो ना, अगर आप किसी बच्चे से कह दोगे ना कि बेटा ये गेम खेल, इससे तुझे मल्टीपल्स की समझ, तेरे को मल्टीपल की समझ विकसित होगी, तो बच्चा ना उस गेम को खेलेगा ही नहीं। बच्चों की इस तरीके की टेंडेंसी होती है कि जब उससे कहा जाए ना बेटा पढ़ ले, वो कभी नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर उससे कहेंगे ना खेल खेल में पढ़ ले, वो खुशी खुशी पढ़ लेगा। तो यही जो चीजें हैं, ये क्या है? इसमें कुछ भी हमने कुछ नया नहीं सिखाया बच्चे को, सिर्फ काउंटिंग सिखाई कि उसका पूर्व ज्ञान था, उसकी प्रीवियस नॉलेज थी कि वो काउंटिंग सीख रहा था। ठीक है, लेकिन उससे उसको नई चीज अपने आप विकसित हो गई।
उसको नई समझ उसकी अपने आप विकसित हो गई। इससे क्या होता है, ऐसे ही अगर हम खेल को बनाएंगे तो उससे बच्चों के पूर्व ज्ञान से उनकी बाकी आगे की नॉलेज खुद ही डेवलप होती जाएगी। समझ में आया? तो यही रीजन है कि एनसीएफ कहता है कि खेल ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई नई चीज मत सिखाओ, बच्चे को पुरानी चीज पे फोकस करने दो। उससे बच्चों को एक तो पूर्व ज्ञान में आगे उसको नॉलेज डेवलप करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बच्चा ना एक्चुअली तार्किक रूप से सोच पाएगा। इसी में बच्चे को इतना, बहुत सारे बच्चों को इसी में समझ में आ जाता है कि 5 के बाद 10, यानी कि 5 में 5 ऐड किया 10 आ गया, प्लस 5 ऐड किया 15, फिर प्लस 5 किया 20 आया। तो बच्चे को 5, उसको थोड़ी देर के बाद ये भी समझ में आता है, अरे तो 5 की टेबल चल रही है। आया समझ में? तो इन सब चीज़ों से एक इम्पैक्ट जो बच्चे के दिमाग में पड़ता है वो हमें उस वक्त नहीं समझ में आता, अब इस वक्त इस स्टेज पे आके समझ में आता है कि ये छोटा सा खेल कितना इंपॉर्टेंट था। साथ में वो कह रहे हैं कि वही बात कि बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग यानी कि गणितीय सोच और मैथमेटाइज थिंकिंग के बीच में संबंध प्रकट हो। तार्किक सोच और गणितीय सोच के बीच में एक संबंध प्रकट हो, हमें ऐसा करिकुलम बनाना है ताकि उसकी जो दैनिक रियल लाइफ की, जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो उसकी लॉजिकल सोच है वो मैथ से जुड़ सके। ठीक है, इतनी सी बात है। और यही सब है आपके एनसीएफ 2005 के प्राथमिक शिक्षा के करिकुलम में या पाठ्यक्रम में। अब इसमें से मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस आपके बिल्कुल डायरेक्ट बनते हैं, मैं बताती हूं कैसे। वो ये पूछेंगे प्राथमिक स्तर पर कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसमें पहला एक ऑप्शन दे देंगे भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, दूसरा टॉपिक दे देंगे आपको डेसिमल्स यानी कि दशमलव, तीसरा दे देंगे आपको प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, और चौथा दे देंगे आपको प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि। अगर किसी ने भी ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है कभी, तो उस बच्चे को क्या समझ में आएगा कौन सा टॉपिक नहीं है। प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, प्रतिशत भी हो सकता है। लेकिन जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा कि भिन्न तो चलो सिखा देते हैं, लेकिन डेसिमल्स उसके बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञान बच्चों को ऑलरेडी दे दिया जाता है। जब उन्हें वेट्स वगैरह, मेजरमेंट्स वगैरह सिखाए जाते हैं तो उन्हें बता दिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 0.01 मीटर के बराबर होता है। तो ये जो डेसिमल का ज्ञान यहाँ मिल जाता है बच्चों को। फिर आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस। ये प्रॉफिट लॉस और प्रतिशत में तो बहुत बुरी तरह कंफ्यूज होंगे क्योंकि प्रॉफिट लॉस एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो इसमें आंसर आप सबको पता चल गया प्रतिशत होगा क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसमें कंफ्यूजन ही रहेगा। और हो सकता है प्रॉफिट लॉस से पहले यूजुअली प्रतिशत सिखाया जाता है, लेकिन बड़े होने के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तब आपको पहले प्रतिशत सिखाया जाता है, बाद में प्रॉफिट लॉस। तो आप अगर उसी क्रम में सोचेंगे तो आप इसको, हो सकता है कि आप पहले इसको प्रॉफिट लॉस पे क्लिक करके आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका आंसर है प्रतिशत। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये जब ये टॉपिक खत्म होगा तब हम ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अभी आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग हमारा नेशनल फ्रेमवर्क या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि कुछ टॉपिक्स हैं, बच्चों को उसका ज्ञान देना है, साथ में बच्चों को मूर्खता से अमूर्तता की ओर लेके जाना है। जैसा कि आपने शुरू करवाया था, बच्चों को हर चीज दिखाकर समझाई थी, अब उन्हें लेके जाना है अमूर्तता की ओर, ताकि वो खुद सोच सके, खुद विजुअलाइज कर सके। क्योंकि बाकी जो आगे बड़े कंसेप्ट आएंगे माध्यमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर, हायर लेवल पर, तब उन्हें वो चीज आप हर जगह नहीं दिखा सकते। ठीक है, और उसके बाद बात आती है खेल, पहेलियां, स्टोरीज।
ये ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से अपने आप आगे प्रोसेस कर सके, अपनी प्रीवियस नॉलेज को प्रोसेस कर सके और नई नई चीज़ों को समझ सके। अपनी लॉजिकल थिंकिंग, जो उनकी डेली लाइफ की लॉजिकल थिंकिंग है, उसको गणितीय सोच से जोड़ सके। यही आपका एनसीएफ 2005 का प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आपका फैक्चुअल नॉलेज काफ़ी हो गई। अब कल हम बात करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर आपका पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 के अनुसार। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। थैंक यू सो मच।